हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को और बोर्ड दिख रहा है? गुड मॉर्निंग को क्लियर करो। जी सर, आवाज आ रही है। ओके ओके ओके। हम लोग स्टार्ट करते। देखो, हमने कल लॉर्ड मेयो पे क्लास को छोड़ा था कि लॉर्ड मेयो जो है उसके क्या क्या काम थे। मैंने आपको बताया था कि मेयो कॉलेज जो है, मेयो कॉलेज और मेयो कॉलेज जो था उसके मैंने उसमें जब मुख्य जो फैक्ट था वो मैं बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे 72 से लेकर 76 तक। तो देखो, मेयो के बाद मैंने आपको जो अगला जो वाइसराय आता है, अब यहाँ से याद रखिएगा, आधुनिक इतिहास में जो स्टार्टिंग होती है वो आधुनिक इतिहास में स्टार्टिंग होती है 1858 के बाद से। सारे जो जितने भी गवर्नर जनरल की जगह हमको क्या बोलना है, वाइसराय बोलना है। तो पहला फैक्ट तो याद रखना, 1858 का जो अधिनियम बना था, भारत शासन अधिनियम, उसके बाद जो गवर्नर जनरल का पद था उसको क्या बोलने लगे थे, वाइसराय बोलने लगे थे। तो यहाँ से फैक्ट याद रखना, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है भारत के वाइसराय। तो 58 के बाद जितने भी आएंगे सब वाइसराय है। तो इसी कड़ी में 1872 तक जो लॉर्ड मेयो था, उसके बाद अगला जो व्यक्ति आया था वो अगला व्यक्ति था नॉर्थ ब्रुक करके। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक अर्थात भारत का जो वाइसराय रहा था 72 से लेकर 76 तक में, 1872 से लेकर 1876 तक, उसे नॉर्थ ब्रुक के नाम से जाना जाता है। और तो नॉर्थ ब्रुक जो था, आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? हम लोग नॉर्थ ब्रुक के तीन फैक्ट महत्वपूर्ण है। देखो, एक आंदोलन आता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो कूका आंदोलन था ये कब हुआ था। तो कूका आंदोलन हुआ था 1872 में। दूसरा फैक्ट यहाँ से आता है कि कूका आंदोलन का जनक कौन था, ये कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो भगत जवाहरलाल। और अगर ये आंसर देना है तो राम सिंह। ये दो फैक्ट याद रखना। कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो जवाहर भगत सिंह, या फिर एक नाम दूसरा आएगा राम सिंह। कब हुआ था, 1872 में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था, किस वाइसराय के शासनकाल में हुआ था, तो नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में हुआ था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आया। ऐसा ही में क्वेश्चन आया था कूका आंदोलन 2012 में, कूका आंदोलन कब हुआ, ठीक है। सॉरी, कूका आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ, तो उसमें ऑप्शन था राम सिंह, ठीक है, याद रखिए। राम सिंह अगर नहीं हो तो भगत जवाहरलाल भी जो इसके नेतृत्व करता थे, मतलब दो व्यक्ति थे। तो पहला फैक्ट कूका आंदोलन। दूसरा फैक्ट इसमें प्रिंस ऑफ वेल्स, मतलब जब नॉर्थ ब्रुक भारत के वाइसराय थे उस समय ब्रिटेन का जो प्रिंस थे वो भारत में आए थे, याद रखिएगा। तो दूसरा फैक्ट यहां से आता है क्वेश्चन कि किस वाइसराय के शासनकाल में पहली बार प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आए थे, तो वो है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में। ये फैक्ट भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला है, बंगाल के राजा मल्हार राव गायकवाड़ को नॉर्थ ब्रुक के द्वारा कुआरोप का मतलब कुशासन का आरोप लगाकर उनको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और अगला है, मैंने कल जो हम लोग मेयो पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बोला था कि भारत में एक अकाल पड़ा था। तो नॉर्थ ब्रुक के समय बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा था, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि किसके शासनकाल में बंगाल में अकाल पड़ा था, तो वो था नॉर्थ ब्रुक। तो ये दो तीन फैक्ट है नॉर्थ ब्रुक के। पहला तो कूका आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, वो एक इंपॉर्टेंट है। और बड़ौदा के राजा जो मल्हार राव जो गायकवाड़ थे उनको कुशासन का आरोप लगाकर इन्होंने उनके पद से हटाया था, एक फैक्ट ये। और बंगाल में जो अकाल पड़ा था उसका जो कॉन्सेप्ट है या तथ्य वो भी इनके समय में आता है। तो एक ये याद रखिएगा नॉर्थ ब्रुक के समय का। अगला फैक्ट यहाँ से जो अगला व्यक्ति आता है वो अगला व्यक्ति आता है, बहुत चर्चित है, इसलिए इसको क्रूर के नाम से जाना जाता है। देखो, लॉर्ड रिपन 1876 से लेकर 1880 तक, 1876 से लेकर 80 तक जो वाइसराय रहता है उसका नाम लॉर्ड रिपन रहता है। और लॉर्ड रिपन भारतीय वाइसराय में एक ऐसा मतलब वाइसराय था जिसको कि क्रूर, मतलब क्रूर का मतलब ये होता है कि हत्या करने वाला, इसी को बोला जाएगा क्रूर वाइसराय। तो क्रूर वाइसराय किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो उसके द्वारा किए गए कामों के कारण किया जाता है। अब वो काम कौन कौन से हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो लॉर्ड रिपन का पहला फैक्ट ये याद रखना कि इसका शासनकाल क्या था, बहुत चर्चित है ना भारतीय इतिहास में। अंग्रेजों के रूप में लॉर्ड रिपन जो है बहुत चर्चित है। और क्यों चर्चित है, क्योंकि उनके द्वारा जो काम किए गए
वो इतने खराब थे भारतीय लोगों के लिए, इसलिए क्रूर शासक का नाम उनको दिया गया है। ठीक है, तो रिपन के बारे में क्रूर शासक है 1876 से लेकर 1880, 4 साल में इन्होंने भारत के जो नीतियां थी कुछ उसको कैसे परिवर्तित किया। तो देखो सबसे पहले एक एक्ट आता है जिसे हम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बोलते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो एक मतलब समाचार पत्रों के लिए क्या करता था, प्रतिबंध करता था। और कौन से समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करता था, तो जो भारतीय भाषाओं में छपने वाले जो समाचार पत्र थे उनको प्रतिबंधित कर दिया था। इसलिए इस एक्ट को गलाघोट एक्ट भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सबसे पहले कौन लेकर आया था, तो लॉर्ड रिपन लेकर आया था। अर्थात भारतीय समाचार पत्र जो थे, जो भारतीय भाषाओं में छापे जाते थे, उन पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। और क्यों लगा दिया था, क्योंकि अंग्रेजों की जो कार्य प्रणाली है या इनके द्वारा जो बनाए गए जो नियम है उसका प्रचार प्रसार ना करे या उनकी नीतियों का विरोध ना करे। इसलिए भारतीय प्रेस पर या भारतीय समाचार पत्रों पर भारतीय भाषाओं में छपने वाले जो मतलब पेपर थे या न्यूज पेपर थे उस पर प्रतिबंध लगाने वाला व्यक्ति था। अर्थात इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या कर दिया था, हनन किया था। उस समय तो संविधान बना नहीं था, अगर संविधान बनता तो लोग कोर्ट चले जाते। तो देखो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जिसे गलाघोट भी कहा जाता है, मान लो आज आपको कोई बोलने से मना कर दे कि आप कहीं भी नहीं बोलेंगे, तो आप उससे क्या कहेंगे, क्रूरी तो कहेंगे, या आपके जितने अच्छे वर्ड निकल सकते हैं उसके लिए वो सब आप कहेंगे। तो वैसे ही लॉर्ड रिपन के लिए हम कहेंगे। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेकर आया था 1876 के आसपास। पहला तो ये याद रखना। दूसरा फिर बुरा काम क्या किया, इन्होंने शस्त्र अधिनियम लेकर आ गए। और शस्त्र अधिनियम जो था वो ये था कि पहले शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती थी। इन भाई साहब ने क्या किया, शस्त्र लाइसेंस शुरू कर दिए कि जो शस्त्र रखेगा उसे लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अर्थात कुल मिला के यह है कि भारतीयों के पास चूंकि राजा जो लोग रहते थे या रियासतें जो रहते थे उनके कई दरबारी लोग रहते थे और कई लोगों के पास शस्त्र होते थे, क्योंकि उस समय कोई अनुमति की जरूरत नहीं थी। लेकिन लॉर्ड रिपन ने एक अधिनियम लेकर आ गए और उस अधिनियम के तहत क्या कर दिया, लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया था। इसलिए ये काम भी इनका लोगों के लिए मतलब भारतीय लोगों के प्रति क्या हुआ, नकारात्मक साबित हुआ। फिर तीसरा ये है इसमें फैक्ट कि 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था, तो 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और उस दिल्ली दरबार में जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी उसे केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। और उसी समय एक अधिनियम लेकर आया था लॉर्ड रिपन जिसे हम राज्य उपाधि अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन यहां से आता है कि राज्य उपाधि अधिनियम किसके द्वारा और कब लाया गया था, तो राज्य उपाधि अधिनियम 1877 में लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था, जिसके तहत महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। आपने देखा होगा 1915 के बाद महात्मा गांधी जी को भी केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। तो वही केसरे हिंद की उपाधि इसी अधिनियम के तहत देना शुरू की गई थी, जिसे हम राज्य उपाधि अधिनियम 1876 बोलते हैं। तो याद रखिएगा दिल्ली दरबार का आयोजन सबसे पहले कब हुआ था, तो दिल्ली दरबार का आयोजन सबसे पहले लॉर्ड रिपन के समय 1877 में हुआ था। ठीक है, राज्य उपाधि अधिनियम 1876 में बना था, जिसके तहत केसरे हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को दी गई थी। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर दूसरा ये है, इस भाई साहब के समय भी एक अकाल पड़ा था भारत में, जिसे हम भीषण अकाल बोलते हैं। और उसके अकाल के कारण रिपन ने एक काम अच्छा किया था सिर्फ, जिसने एक अकाल आयोग बनाया और उसका अध्यक्ष रिचर्ड स्ट्रेची करके एक व्यक्ति था, उसको बनाया था। क्वेश्चन यह आता है कि 1877 में जब भारत में अकाल पड़ा था उस समय कौन वाइसराय था, तो लॉर्ड रिपन था। उस अकाल आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, या उस अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो रिचर्ड स्ट्रेची करके एक व्यक्ति था जिसको अकाल आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। और अकाल आयोग क्या करेगा, जो हानि हुई है उस हानि की भरपाई के लिए रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट के आधार पर क्या करती, वाइसराय की जो परिषद थी वो क्या करती, उस पर काम करती। तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग बनाया गया था। क्वेश्चन यहाँ से यही आता है कि अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था 1877 में, तो वो था रिचर्ड स्ट्रेची। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है और इससे क्वेश्चन भी आता है।
अब देखो सबसे बड़ा, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो काम किया था इसने, ये किया था कि आज जिस परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा की, ठीक है, और सिविल सेवा की जब तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सेवा जो थी, सिविल सेवा का जनक मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कार्ल मालिस को बोला जाता है, ठीक है। तो और प्रतियोगी परीक्षा का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, ये भी मैंने बता दिया था। तो जो सिविल सेवा की जो उम्र थी, लॉर्ड रिपन ने सबसे खराब काम किया था जो यंगस्टर लोग हैं उनके लिए, कि सिविल सेवा की उम्र जो थी 21 वर्ष हुआ करती थी, उसको घटाकर इसने क्या कर दी थी, 19 वर्ष कर दी थी। अर्थात 19 वर्ष का व्यक्ति, मतलब उम्र को क्या कर दिया, कम कर दिया था, कि 21 वर्ष तक आप दे सकते थे, इन्होंने 19 वर्ष तक कर दी थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था सिविल सेवकों के लिए, ये बहुत मतलब एक बुरा कॉन्सेप्ट था, इसलिए भी इसको क्रूर वायसराय कहा जाता है। और एक और कॉन्सेप्ट इसके इसमें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम महाविद्यालय की स्थापना इसी लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। तो बहुत सारे फैक्ट है लॉर्ड रिपन के बारे में, और लॉर्ड रिपन एक ऐसा क्रूर वायसराय है जिसने अपने काम के कारण इसको क्रूर वायसराय कहा जाता है। और क्रूर वायसराय कहने का कुल मिला के यहाँ पर ये है कि इसने प्रेस एक्ट जो लेकर आया था उसमें जो स्वतंत्रता थी अभिव्यक्ति की, उसको छीन लिया था। अर्थात भारतीय भाषाओं में छपने वाले जो समाचार पत्र थे, उन समाचार पत्रों पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था, इसीलिए इसे गलाघोट प्रेस एक्ट या गलाघोट अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के बारे में। क्वेश्चन जो जो आते हैं मैंने आपको बता दिए। शस्त्र अधिनियम पहली बार कौन लेकर आया, तो लॉर्ड रिपन लेकर आया। सिविल सेवकों की उम्र सबसे पहले किसने कम कर दी थी, तो लॉर्ड रिपन ने कर दी थी, ठीक है। भीषण आयोग जो जो एक अकाल पड़ा था उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो रिचर्ड स्ट्रेची को बनाया गया था। केसरे हिंद की उपाधि किस अधिनियम के तहत दी गई थी, तो राज्य उपाधि अधिनियम के तहत दी गई थी। किसे दी गई थी सबसे पहले, तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को ये दी गई थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अगला जो वायसराय आता है वो इसका जस्ट अपोजिट था, ठीक है। लॉर्ड, देखो दो नाम है लिटन और रिपन, कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, जस्ट इसके बाद बनता है रिपन। लॉर्ड लिटन जो है वो क्रूर वायसराय था, जबकि लॉर्ड रिपन जो था इसका कार्यकाल भी 4 साल का होता है। ये भाई साहब इतने अच्छे होते हैं इसलिए इनको उदारवादी कहा जाता है। और उदारवादी ऐसा नहीं कि किसी भारतीय ने बोला है, एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल करके एक अंग्रेज है, उसने बोला है कि यह लॉर्ड रिपन जो था वो उदारवादी था। जो भारतीय बोलते तो कोई नहीं मानता, ये अंग्रेज ने बोला है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल करके एक व्यक्ति है, उसने लॉर्ड रिपन को उदारवादी वायसराय बोला है। और इनका जो शासन रहता है वो रहता है 1880 से लेकर 84 तक, 4 वर्ष का शासन रहता है। और इस 4 वर्ष के शासन में ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि अंग्रेजों की उनकी उदारता को देख के इनको हटाना पड़ता है। भारतीयों के प्रति इतना अच्छा काम कर रहे थे तो ये पहले ही त्याग पत्र देते, हटाते नहीं है, पहले ही त्याग पत्र दे देते। तो देखो पहला फैक्ट याद रखना, भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय तो लॉर्ड रिपन, यहाँ पर सबसे खराब वायसराय तो लॉर्ड रिपन, और ये लॉर्ड रिपन, ये लिटन, सॉरी ठीक है, मैंने लॉर्ड रिपन ही लिख रखा है, ये लिटन है, ठीक है, लॉर्ड लिटन, और ये है रिपन। तो सबसे क्रूर वायसराय लॉर्ड लिटन, और सबसे उदारवादी वायसराय या सबसे लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 80 से 84 4 साल के शासनकाल में क्वेश्चन यहां से आता है कि लॉर्ड रिपन को उदारवादी वायसराय किसने कहा था, ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल करके अंग्रेज था, उसने इसको उदारवादी वायसराय कहा था। अब इन्होंने क्या ऐसा काम किया कि इनको उदारवादी के नाम से जाना जाता है, तो जो काम लिटन ने किए थे उस लॉर्ड लिटन के काम को इसने अपोजिट कर दिया। अर्थात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था, उस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को इसने समाप्त कर दिया, कि जो 4 साल पहले जो अधिनियम आया था उस अधिनियम को इसने समाप्त कर दिया, कि फिर से भारतीय भाषाओं में छपने वाले जो अखबार थे वो छाप सकते हैं, और भारतीय समाचार पत्र सारे के सारे क्या है, फिर से ओपन हो गए। दूसरा फैक्ट यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण ये आता है कि मैंने आपको बताया था कि 1872 में भारत की पहली जनगणना शुरू हुई थी, वो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, ठीक है। तो वहां से शुरुआत हुई थी या प्रयास किया था उसने, लेकिन जो आज हम जनगणना का कॉन्सेप्ट देखते हैं वो कॉन्सेप्ट सबसे पहले लॉर्ड रिपन के समय आया था। उसने प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में की थी।
क्वेश्चन यहां से आता है कि भारत की पहली नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी। तो भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुई थी। याद रखिएगा, शायद मैं इधर भी रिपन बोल गया हूं, उसको लीटन याद रखना, गलती से मैं बोल गया था, क्षमा चाहता हूं उसके लिए। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन इधर है और लॉर्ड लीटन इधर है। ठीक है, तो 1880 से 84 के बीच में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। और अगर आपने देखा होगा कि 2011 की जो जनगणना हुई थी वो भारत की नियमित रूप से होने वाली 15वीं जनगणना थी, जिसके तहत 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोगों को ये तो मालूम होगा। तो यहां से याद रखने वाली बात यह है कि भारत की पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय 1881 में शुरू हुई थी। तो एक फैक्ट ये याद रखना। दूसरा फैक्ट ये याद रखना कि ये लॉर्ड रिपन के द्वारा लीटन के द्वारा शुरू किया गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को इसने समाप्त कर दिया था। मतलब कितना अच्छा काम किया, 4 साल पहले जो एक्ट आया उस एक्ट को इसने आके समाप्त कर दिया। इसीलिए तो इसको उदारवादी कहा कि जिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लीटन ने प्रतिबंध लगाया था उसको रिपन ने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, इसलिए इसको उदारवादी कहा। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को इसने समाप्त कर दिया। दूसरा, सिविल सेवा में इसने उम्र घटाकर क्या कर दी थी, 19 वर्ष कर दी थी। इसको इसने पुनः बहाल कर दिया कि 21 वर्ष तक क्या कर सकते हो, आप सिविल सेवा की परीक्षा दे सकते हो। ठीक है, तो एक फैक्ट ये भी इसका अपोजिट कर दिया इसने। तो इसलिए भी ये चर्चित रहा क्योंकि फिर से इन्होंने भारतीयों के प्रति क्या, ये उस समय तक भारतीय लोग क्या करने लगे थे, सिविल सेवा की एग्जाम में भाग लेने लगे थे। ठीक है, तो सिविल सेवा की लेकिन एग्जाम जो होती थी वो लंदन में होती थी। याद रखिएगा, भारत में उस समय तक एग्जाम नहीं होती थी। भारत में पहली बार सिविल सेवा की जो परीक्षा हुई थी वो 1926 में हुई थी और वो भी हुई थी इलाहाबाद में। याद रखना, पहली बार जब भारत में सिविल सेवा की जो परीक्षा हुई थी लंदन और इलाहाबाद में एक साथ शुरू हुई थी 1926 में, जब ली आयोग की अनुशंसा पर भारत में संघ लोक सेवा आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, तो सिविल सेवा की उम्र इसने फिर से 19 से बढ़ाकर क्या कर दी थी, 21 वर्ष कर दी थी। आज आप देखो, अगर आपकी उम्र घटाकर आयोग ये बोल दे कि 21 साल से ज्यादा की उम्र का व्यक्ति सिविल सेवा में नहीं बैठ सकता, तो उसके पास 3 साल मिलेंगे सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद। 18 की उम्र तक ग्रेजुएशन होता है लोगों का, इवन 21 की उम्र में ग्रेजुएशन होता है और आपको 1 या 2 साल के अंदर ही क्या करना है, परीक्षा पास करना है। तो अगर ऐसा हो जाए तो सारे लोग आयोग के सामने धरना दे देंगे। ठीक है, तो ऐसा इसने लीटन ने किया था, लेकिन इसने फिर इसको बढ़ाकर क्या कर दिया था, 21 साल कर दिया। तो एक ये याद रखना। दूसरा याद रखना, एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है जिसे हम इल्बर्ट बिल के नाम से जानते हैं, इल्बर्ट बिल। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इल्बर्ट बिल क्या है, ये मेंस में भी 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। जब हम मुख्य परीक्षा देने जाते हैं उस समय 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। और 3 नंबर में जब ये क्वेश्चन आता है तो ऐसा आता है इल्बर्ट बिल। तो इल्बर्ट बिल के बारे में हमको लिखना रहता। तो देखो, इस इल्बर्ट बिल के अंतर्गत हुआ क्या था कि लॉर्ड रिपन ने एक ऐसा निर्णय लिया था जिसके कारण उसको त्याग पत्र देना पड़ा। कि इल्बर्ट बिल जो था उसमें भारतीय न्यायाधीश को यूरोपियन लोगों की सुनवाई का लिए नियुक्त कर दिया था। अर्थात भारतीय न्यायाधीश को शक्ति दे दी थी कि यूरोपियन जो लोग हैं उनकी सुनवाई भी आप कर सकते हो। तो यूरोपियन लोग जो थे, मतलब कुल मिला के अंग्रेज, वो लोग भड़क गए इससे, और भड़क गए तो इसने अंग्रेजों ने विद्रोह किया जिसे हम श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। और श्वेत विद्रोह इसलिए कहा जाता क्योंकि वो लोग सब मतलब गोरे लोग थे और गोरे लोग थे, तो उनके द्वारा जो किया गया विद्रोह जो था उसको श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और वो श्वेत विद्रोह जो था, उस श्वेत विद्रोह में लॉर्ड रिपन का विद्रोह हुआ, उसका विरोध हुआ, जिसके कारण लॉर्ड रिपन ने समय के पूर्व क्या कर दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। तो यहां से क्वेश्चन ये आता है, और ये कब की बात है, 1883 की। 1883 में इल्बर्ट बिल आया था। इल्बर्ट बिल के अंतर्गत यह है कि यूरोपियन लोगों की सुनवाई का अधिकार भारतीय न्यायाधीश को दे दिया गया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने एक श्वेत विद्रोह कर दिया। जितने भी भारत में अंग्रेज लोग रह रहे थे उन्होंने श्वेत विद्रोह कर दिया। श्वेत विद्रोह के कारण ब्रिटेन की सरकार ने इस इल्बर्ट बिल विवाद के कारण इसको लॉर्ड रिपन को क्या करना पड़ा, अपना स्वयं का त्याग पत्र समय के पूर्व देना पड़ा। 4 साल का कार्यकाल था लेकिन पहले दे दिया। तो इल्बर्ट बिल जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सन याद रखना, इल्बर्ट बिल 1883 में आया था। कौन लेकर आया था, लॉर्ड रिपन लेकर आया था। उसके अंतर्गत क्या था, तो भारतीय न्यायाधीश को यूरोपियन लोगों की सुनवाई का अधिकार दिया गया था। इस
के कारण अंग्रेज लोग भड़क गए थे और उन्होंने श्वेत विद्रोह की शुरुआत की थी, और इसी श्वेत विद्रोह के कारण लॉर्ड रिपन को समय के पूर्व त्याग पत्र देना पड़ा था। ठीक है, तो एक ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कब हुआ था? तो 1883। अब आता है हंटर कमीशन। देखो हंटर कमीशन एक और आएगा जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उस समय भी हंटर आयोग का गठन किया गया था, लेकिन वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए उसका गठन किया गया था। लेकिन ये हंटर आयोग जो था 1882 में जो लॉर्ड रिपन लेकर आया था, ये शिक्षा से संबंधित था। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, क्वेश्चन जो आएगा वो हंटर आयोग आएगा। हंटर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए है, उपरोक्त में से दोनों है या दोनों नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि वो किसके बारे में पूछ रहा है। सन देगा वो हंटर आयोग 1919 देगा तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए है, और हंटर आयोग कमीशन जो देगा 1882 तो वो शिक्षा के लिए है। तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के संबंध में हंटर कमीशन का गठन किया गया था। तो देखो शिक्षा के लिए अभी तक क्या क्या लेकर आए अंग्रेज? सबसे पहले तो ये लेकर आए थे विधि आयोग, और विधि आयोग के तहत लॉर्ड मेकाले ने क्या किया था? शिक्षा के लिए अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। फिर 1854 में लॉर्ड डलहौजी जो था, उसमें चार्ल्स वुड डिस्पैच एक करके व्यक्ति था, उसके द्वारा एक मतलब शिक्षा नीति लाई गई थी, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो लॉर्ड मेकाले की जो शिक्षा नीति थी, उस मेकाले की शिक्षा का उसने क्या किया था? रिव्यू किया था। ठीक है, और तीसरा आया था हंटर कमीशन 1882 में, जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या था के में सुधार के लिए लाया गया था। ठीक है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए लाया गया। तो यह हंटर कमीशन 1882 में आया था। फिर एक याद रखिएगा, बहुत अच्छा काम इसने किया था कि ये फैक्ट्री अधिनियम लेकर आया था, जिसे हम कारखाना अधिनियम भी बोलते हैं। कारखाना अधिनियम 1881। अब इस देखो अभी तक जो इन लोगों की फैक्ट्रियां थी उसके लिए कोई एक्ट नहीं था, लेकिन पहली बार लॉर्ड रिपन ने एक अधिनियम लेकर आए। उस अधिनियम के तहत हम ये कह सकते हैं, उस अधिनियम के तहत बाल श्रम जो था उस पर रोक लगाई गई कि बालकों को या कम उम्र के बच्चों को क्या नहीं कर सकते आप कारखानों में जबरदस्ती उनसे काम नहीं करवा सकते। तो इस एक्ट के तहत सबसे बड़ी बात यह है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय आया था। उस लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो बाल श्रम था उस पर रोक लगाई गई थी। दूसरी बात यहां से ये हुई थी कि देखो पहले क्या होता था कि कारखानों में जो काम किया जाता था उसमें कोई छुट्टियां नहीं मिलती थी, लेकिन लॉर्ड रिपन साहब ने इस अधिनियम के तहत रविवार की छुट्टी लागू की थी, ये याद रखिएगा। तो भारत में जो रविवार की छुट्टी लागू हुई है वो हुई है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम से, कि सप्ताह में एक दिन का रेस्ट रहेगा, बाकी 6 दिन क्या करेंगे? वर्क करेंगे। और विश्व स्तर पर अगर आपसे कोई पूछे कि भारत विश्व में पहली बार रविवार की छुट्टियां कब से लागू हुई थी, तो 1835 में विश्व में पहली बार रविवार की छुट्टियां लागू हुई थी। ठीक है, जबकि भारत में ये प्रथम फैक्ट्री अधिनियम के तहत शुरुआत हुई थी। तो क्वेश्चन कभी आया कि रविवार की छुट्टी का कॉन्सेप्ट भारत में किस अधिनियम के तहत आता है, तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के तहत रविवार की छुट्टी का कॉन्सेप्ट आता है। कल रविवार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर अगला है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करने वाला लॉर्ड रिपन है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करने वाला और स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, और लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन अर्थात जो उसकी केंद्रीय परिषद थी उसका विकेंद्रीकरण करने की शुरुआत, अर्थात गांव तक लोगों को स्वशासन देने की जो शुरुआत की थी वो लॉर्ड रिपन ने की थी। क्वेश्चन यहां से आता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो आप इनके सबके काम को देख के बता सकते हो कि इसने भारत के लिए कितने अच्छे काम किए थे। अंग्रेजों की सुनवाई का अधिकार भारतीय न्यायाधीशों को दे दिया। आप सोचिए, कौन सोच सकता था इतना उस समय, पर उसने किया था ऐसा, और इसीलिए उसने त्याग पत्र दिया था। ठीक है, श्वेत विद्रोह उसको उसका मतलब उसका सामना करना पड़ा, ये भी वही कर सकता था। जो लिटल उम्र कम करके चला गया था उस उम्र को उसने बढ़ा दिया। एक ऐसी जनगणना की शुरुआत हुई जिसके आधार पर हम आंकड़ों के आधार पर भारत की जितनी भी योजनाएं हैं उस योजनाओं का हम क्या कर सकते हैं? सही संचालन कर सकते हैं, सही कार्यान्वयन कर सकते हैं, सही लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये शुरुआत उसने की। प्रेस एक्ट पर अगर ये प्रतिबंध नहीं लगाता तो शायद हो सकता है जब तक अंग्रेज भारत में रहते तब तक वो ऐसा हो ही नहीं पाता।
उसके बाद हंटर कमीशन, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक के लिए सोचा इसने कि वहां तक भी शिक्षा का क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रसार होना चाहिए। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लेकर आए जिसमें बाल श्रम पर क्या लगाई गई, रोक लगाई गई। और स्थानीय स्वशासन अर्थात स्थानीय लेवल पर लोगों को निर्णय लेने की शक्ति दी गई, जिसे हम स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि स्वशासन की शुरुआत या स्वशासन का जनक या भारतीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो ये बहुत उदारवादी व्यक्ति था, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल करके व्यक्ति है वो कह रहे हैं, ठीक है, और ना कोई भारतीय बोल रहा है, इसलिए मानना पड़ेगा। जब विदेशी व्यक्ति कोई बोलता है ना तो भारत के लोग बहुत जल्दी मान लेते हैं। आप देखो पश्चिमी संस्कृति को हम कितनी आसानी से अपना रहे हैं, जबकि हमारी संस्कृति के लिए लोग, कई लोग बोल रहे हैं कि आप ऐसा पहनावा पहनो, ऐसा व्यवहार करो, लेकिन उसको नहीं मानते। जैसे वहां के लोग ने कुछ अपील की तो निश्चित रूप से उसको हम बहुत जल्दी अपना लेते हैं। तो ऐसा ही हुआ है इसके समय में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा लॉर्ड रिपन का। अब इसके बाद जो व्यक्ति आता है उसने भी बहुत बड़ा काम किया है। 1884 से लेकर 1888 तक एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है लॉर्ड डफरिन, जो वाइसराय है। लॉर्ड डफरिन वाइसराय के समय याद रखिएगा इन्होंने 2-3 कॉन्सेप्ट आते हैं यहाँ से, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आता है बताऊंगा। सबसे पहले तो याद रखिए कि आंग्ल बर्मा युद्ध जो है तृतीय, वो इस लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1884 में हुआ था, जिसके तहत जो आज का म्यांमार है उस समय उसको बर्मा बोला जाता था, उसको भारत में मिलाया गया था, ठीक है, भारत में मिलाया गया था बर्मा को। मैंने देखा आपको बताया था भारत शासन अधिनियम 1835 जो है, उस अधिनियम के तहत बर्मा का क्या कर दिया था, वापस से उसको अलग कर दिया था, ठीक है ना, यहां से बर्मा को मिलाया गया था। अगर क्वेश्चन ये आता है कि किस युद्ध के तहत बर्मा को भारत में मिलाया गया था, तो 1884 में आंग्ल बर्मा युद्ध तृतीय में उसको मिलाया गया था। किस अधिनियम के तहत बर्मा को वापस से छोड़ा गया या वापस कर दिया गया, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है उसके तहत बर्मा को फिर से क्या कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। तो दोनों काम अंग्रेज ने किए। तो यहां से याद रखना लॉर्ड डफरिन, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जिसमें बर्मा का विलय किया गया। अगला फैक्ट यहां से याद रखिएगा, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस क्रांति का असफल होने का सबसे बड़ा कारण जो था, भारत के किसी व्यक्ति के द्वारा नेतृत्व नहीं करना, भारत के पास भारतीय लोगों के पास एक ऐसे संगठन की कमी होना जिसके आधार पर लोग क्या कर सके, जुड़कर अंग्रेजों का विरोध कर सके। तो 1884 से लेकर 88 तक जब लॉर्ड डफरिन था, उस समय एक रिटायर्ड अंग्रेज था जिसका नाम था ओवेन ऑक्टेवियन ह्यूम, अर्थात A.O. ह्यूम, रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी था। वो एक भारतीयों के प्रति सिंपैथी रखता था, उनके प्रति थोड़ी सी सहानुभूति रखता था, इसलिए A.O. ह्यूम ने एक मतलब भारतीय लोगों को एक सुझाव दिया कि तुम लोग अंग्रेजों को, हम लोगों के खिलाफ आके जय जयकार के नारे लगा दे, तो हमको अधिकार चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए, ये चाहिए, लेकिन आपके पास एक संगठन होना चाहिए जिससे आप अपनी मांग मंगवा सको या मनवा सको। तो A.O. ह्यूम ने एक सुझाव दिया, और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारत में 25 दिसंबर 1985 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो कांग्रेस ने ही भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में सबसे ज्यादा भाग भी लिए, सबसे ज्यादा लोग उसी से जुड़े, और उसी के बाद 1947 में जब देश को आजादी मिली तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो था वो कांग्रेस का था। आज की कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, ये सत्ता चलाती है। वो वाली जो कांग्रेस थी, वो कांग्रेस लोगों को जोड़कर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करती थी, स्वतंत्रता का ऐलान करती थी कि हमें स्वतंत्र कीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि कांग्रेस की स्थापना किस वाइसराय के समय हुई, तो लॉर्ड डफरिन के समय हुई। किसने कांग्रेस की स्थापना की, तो एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी A.O. ह्यूम ने इस कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी, तो इसमें तारीख भी याद रखना, 25 दिसंबर 1885 को, ठीक है। और इसका पहला अध्यक्ष जो बनाया गया था वो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे हम W.C. बनर्जी के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा यह अध्यक्षता की गई थी। इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था, हम कांग्रेस पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, अभी सिर्फ यहाँ से याद रखिएगा 25 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के वाइसराय के शासनकाल में एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने कांग्रेस का गठन किया था, ठीक है। और क्यों किया था, उसके पीछे यही था कि हम संगठन के माध्यम से जितनी मजबूती से बोल सकते हैं
उतनी मजबूती से हम अकेले जाके नहीं बोल सकते। मान लो तुम टावर पे जाके लोग मांग कर रहे हैं कि परीक्षा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, चले गए आप 10-15 बच्चे वहां जाके, या कलेक्टर ऑफिस चले गए और जाके बोल रहे कि परीक्षा होना चाहिए, या आयोग के सामने चले गए, इंदौर चलो मान लो, तो जब एक स्टूडेंट यूनियन नहीं होगी तो आप अपनी बात को इतनी आसानी से नहीं मनवा सकते। लेकिन अगर आप ऐसे ही चले गए तितर बितर होके और इकट्ठे हो गए, तो आपका एक व्यक्ति होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए जिसमें उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो इसी बात का एवं ने सुझाव दिया था और लॉर्ड डफरिन ने इतनी अच्छी बात की, जिस कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ने की थी उन्हीं अंग्रेजों को उसी कांग्रेस ने भगा दिया। ठीक, याद रखिएगा। तो ऐसा ही होता है जिसे हम कहते हैं धोखा देना, है ना, लेकिन ये अपने लिए बहुत अच्छी बात है। अगला याद रखना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1887 में की गई थी, ये भी लॉर्ड डफरिन के समय की थी। तो ये सारे के सारे फैक्ट याद रखना। देखो हम लोग बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, हालांकि आधे घंटे की क्लास हो रही है, लेकिन अगर ये क्लास ऑफलाइन होती तो निश्चित रूप से इतना भी 1 घंटे में हम नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां पर लिखना पड़ती है। ये तैयारी पहले से हो जाती है, इसलिए मैं आपको आसानी से आधे घंटे में बहुत सारी चीजें बता देता हूँ। तो याद रखिएगा यहाँ से कि जो 4 हमने वाइसराय पढ़े हैं आज, उन वाइसराय के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, जहां से क्वेश्चन बहुत बनकर आते हैं, लॉर्ड लिटन से भी आते हैं, तो लॉर्ड रिपन से भी आते हैं, लॉर्ड डफरिन से भी आते हैं, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक से भी आते हैं। ठीक है, तो ये चारों के चारों वाइसराय हमने आज देखे। निश्चित रूप से जैसे ही आपके वाइसराय खत्म होंगे, आपको खुद को ही लग जाएगा, जिसने पहली बार आधुनिक इतिहास को छुआ है या पढ़ा है, उसको निश्चित रूप से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन जो पहले पढ़ चुके हैं लगभग उनको लगेगा कि हमने आधुनिक इतिहास में काफी चीजें कर ली है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग फिर से जो पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करते रहिए। मैंने करंट अफेयर्स का कल एक टॉपिक था जिसे मैंने ग्रुप पर उसकी लिंक भेजी है, जिसमें तूफान जो आए हैं अभी 2020 और 21 में, उसके बारे में मैंने बताया। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर सुनिएगा, उसमें 20 और 21 में जितने भी तूफान आए हैं उसके बारे में बताया। इसी लिंक पर आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको निश्चित रूप से उसकी न्यूज मिल गई होगी या आपके पास मैसेज भी आया होगा, तो आप उसको जरूर सुनिएगा। वो एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ऐसे बीच बीच में हम करंट अफेयर्स के टॉपिक लाते रहेंगे। हो सकता है उसको हम ऑनलाइन क्लास में ना ले, लेकिन आपके पास उसकी सूचना आती रहेगी। तो निश्चित रूप से आपको ये फैक्ट अच्छे लगे होंगे, आपको याद भी हुए होंगे। देखो मेन पर्पस ये है कि हमको याद होना चाहिए। बहुत सारी क्लासें यूट्यूब पे चल रही है, आप उनको भी सुन सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप हमसे ही पढ़े, लेकिन अगर आप रेगुलर अगर रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो मतलब परीक्षा के लिए जो सोच रखा आपने वो तैयारी कंटिन्यू होती रहेगी। अगर आप रेगुलर क्लास नहीं रहेंगे तो आपकी जो सोचने की या पढ़ने की जो क्षमता है वो क्या होती है, मतलब थोड़ा सा ये होता है, आदत में हमारा परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण हम क्या है, आलसी टाइप के होते जाते हैं। इसलिए रेगुलर आप आधे घंटे आइए और पढ़ते रहिए। इसी के साथ हम आज की क्लास को मतलब समाप्त करते हैं। तो आप घर पे कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को हुई थी। अच्छा, कांग्रेस की, ओके, 28 दिसंबर को, कहीं पे 25 दिसंबर लिखा है इसलिए लिखा, याद रखिएगा इस फैक्ट को, 28 दिसंबर 1885, है ना, यही कहना चाह रहे हैं सर? जी सर। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बताएं, या फिर हम लोग क्लास खत्म करते हैं। तो ठीक है, अभी 10 बजे वापस अगर कोई एक और क्लास है मेरी, अगर उसमें ऐड होते हैं तो जरूर आप आ जाइएगा 10 बजे, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्लास है। तो इस क्लास के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।